हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है प्लांट टिश्यू कल्चर की टर्मिनोलॉजीज पर होने वाला है। जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उनमें इतने सारे टर्मिनोलॉजी है जो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे और एक एक करके सारी टर्मिनोलॉजी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अगर आपने हमारा पहला वीडियो प्लांट टिश्यू कल्चर की हिस्ट्री नहीं देखा है तो आप कृपया उसे जा करके देख लीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी भी इन विट्रो कंडीशन में, इन विट्रो कंडीशन का मतलब क्या होता है, एसेप्टिक कंडीशन में हम किसी प्लांट पार्ट को तैयार करते हैं, उनसे एक नया प्लांट तैयार करते हैं, वो आपका कहलाता है प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर तीनों वर्ड से ही मिलके बना है, प्लांट प्लस टिश्यू प्लस कल्चर। हम क्या कर रहे हैं, प्लांट के टिश्यूज को कल्चर कर रहे हैं और एक नया प्लांट तैयार कर रहे हैं, किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट मीडिया के थ्रू। तो वो कहलाता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो इस तरीके से है, जैसे एंथर कल्चर। तो जब हम एंथर का कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, वो आपका कहलाता है एंथर कल्चर। नेक्स्ट है पॉलन कल्चर। पॉलन कल्चर जब हम पॉलन का कल्चर करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, वो आपका कहलाता है पॉलन कल्चर। देन इम्ब्रियो कल्चर। इम्ब्रियो कल्चर में हम इम्ब्रियो, प्लांट के जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, इम्ब्रियो का हम यूज़ करते हैं, सीड पार्ट का यूज़ करते हैं और उसे कल्चर करते हैं, वो कहलाता है आपका इम्ब्रियो कल्चर। सेल में हम जब सेल को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो वो कहलाता है सेल कल्चर। वहीं प्रोटोप्लास्ट जो है, सेल वॉल को हम बाय स्ट्रिपिंग रिमूव करके हम क्या करते हैं, उसे कल्चर करते हैं, वो कहलाता है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर। वहीं कैलस क्या है, मास ऑफ सेल ग्रुप। ठीक है, जो सेल होते हैं उनके जो मास ग्रुप होते हैं जो ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, उसे हम कहते हैं कैलस। कैलस का हम न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर करते हैं, उसे हम कहते हैं कैलस कल्चर। वहीं ऑर्गन कल्चर में ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्गन किस ऑर्गन की बात कर रहा है, ये प्लांट ऑर्गन की बात कर रहा है। प्लांट ऑर्गन के एग्जांपल्स हैं रूट टिप, शूट टिप और लीफ, है ना। वहीं प्रीमोडियम या फिर इमेच्योर पार्ट ऑफ फ्लावर, ये भी इनके ऑल्सो एग्जाम्पल है। तो ये सारे ऑर्गन्स का हम टिश्यू किसी मीडिया में कल्चर करते हैं, वो कहलाता है आपका ऑर्गन कल्चर। तो ये इतने जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एंथर कल्चर कैसे होता है। एंथर कल्चर इस इमेज से आप आसानी से समझ सकते हो। ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे एंथर है राइस के। ओके, और एंथर में आप देख सकते हो वाइटिश कलर का जो है आपका वाइटिश कलर का इसमें आपको देखने को मिल रहा है, वो पॉलन है। ठीक है, पॉलन जब बस्ट होता है तो एक पाउडरी फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से ये एंथर होता है। अब एंथर को हमने क्या किया, आइसोलेट किया, स्टरलाइज किया, उसके बाद हम उसे पेट्री डिश में डालते हैं। और जो भी पेट्री डिश या बॉटलिंग हम यूज़ करते हैं उसे प्रॉपर स्टरलाइजेशन के बाद ही यूज़ करते हैं ताकि कंटामिनेशन बिल्कुल ना हो। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद ये सेल जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में लगभग 7 to 15 डेज़ में ये इतना ग्रो कर पाता है और ग्रो करने के बाद में फिर उसे हम बॉटलिंग करते हैं। तो बॉटलिंग करने के बाद इसे प्रॉपर एक लाइट टेम्परेचर में रखते हैं ताकि ये और ग्रो कर सके। जब ये कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है तो इसे हार्डनिंग के लिए हम मिस्ट चैम्बर में ले जाते हैं। तो मिस्ट चैम्बर में ले जाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस जो है इन विवो कंडीशन में ले जा लेते हैं। तो ये पॉलन और एंथर कल्चर सिमिलर मेथड है। ये सिमिलरली इनका जो प्रोसीजर है वो होता है, इसलिए एंथर और पॉलन कल्चर एक ही टाइप का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्ब्रियो कल्चर। इम्ब्रियो कल्चर में हम जो सीड होता है, सीड के इम्ब्रियो होते हैं जिनसे सीड तैयार होता है, उनको हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद एक जेल लाइक कल्चर मीडिया में, न्यूट्रिएंट मीडिया में इसे ग्रो करते हैं। ये जो आपको जेल लाइक कल्चर मीडिया दिख रहा है, इस पर जितने भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है या विटामिन्स है, जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उनको इसमें मिक्स किया जाता है और फिर ग्रो किया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, सेकेंड नंबर में ग्रोथ इतना हो गया। फिर उसके बाद इसे बॉटलिंग करके इन विट्रो कंडीशन में हम इसे लगा लिए, फिर उसे इन विवो कंडीशन में उसे लगाते हैं। तो ये इम्ब्रियो कल्चर का कंप्लीट प्रोसेस है और हम आगे की लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एंथर कल्चर का स्टेप्स क्या है, इम्ब्रियो कल्चर का स्टेप्स क्या है या मेरिस्टेम कल्चर का स्टेप्स क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलस। तो मैंने पहले बोला कि कैलस क्या होता है, मास ऑफ द सेल।
ठीक है, किसी सेल के मास ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, कैलस कह देते हैं। वहीं कैलस को हम न्यूट्रन मीडिया में कल्चर करते हैं, वो आपका कहलाता है कैलस कल्चर। अब कैलस का इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ये डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। दैट मीन्स कि ये एक प्रॉपर शेप में नहीं होता है, ये कहीं भी कैसे भी ग्रो करेगा, बस ग्रो करेगा और आगे एक प्लांटलेट तैयार करता है, ठीक है। सो इसकी स्टेप को भी हम आगे देखेंगे। और फिर कैलस कल्चर में इस तरीके से होता है, न्यूट्रन मीडिया में हम कैलस मास सब ग्रुप को ग्रो करते हैं, फिर उससे एक प्लांट तैयार होता है, प्लांट तैयार होने के बाद उससे सब कल्चरिंग करते जाते हैं, ठीक है। आफ्टर पासेज टाइम जो होता है, ये एक एसेप्टिक कंडीशन में इसे रखा जाता है, देन हमारा जो प्लांट है कम्प्लीटली तैयार होता है, उसे फिर पॉट कल्चरिंग कर देते हैं, मिस चैम्बर में ले जा लेते हैं। तो ऐसे हम कैलस कल्चर करते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। अभी हमने एसेप्टिक कंडीशन के बारे में बताया। एसेप्टिक कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम अगर किसी प्लांट को कल्चर मीडिया में ग्रो कर रहे हैं तो वो कल्चर मीडिया होना चाहिए, या फिर वो पेट्री डिश या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक एसेप्टिक कंडीशन में होनी चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्लांटलेट को या फिर जो हमारे न्यूट्रिएंट मीडिया को या प्लांट के ग्रोथ को हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको एलिमिनेट करना होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम एसेप्टिक कंडीशन कह देते हैं। वहीं सेकंड है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर का मतलब होता है कि जब हम सेल को एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट करने का मतलब है कि जब हम उसे ग्रो कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो ऐसे कल्चर को हम सस्पेंशन कल्चर कह देते हैं। अभी यहाँ पर लिक्विड मीडिया की बात की गई। ये जो मीडिया होता है ना, मीडियम, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो लिक्विड मीडियम होता है और एक तो होता है आपका सॉलिड मीडियम। तो सॉलिड मीडियम को जब हम कमर्शियली टिश्यू कल्चर को अप्लाई करते हैं, कमर्शियली टिश्यू कल्चर करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तब हम सॉलिड मीडियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट होता है ज़्यादा अमाउंट में कोई भी प्लांटलेट तैयार करने के लिए। फिर लिक्विड मीडिया का यूज़ हम जो है रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं। जब हम प्लांट रिसर्च करते हैं तब हम लिक्विड मीडियम का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो आसानी से हो सके। सो आपको ये समझ में आ गया होगा सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड मीडियम क्यों यूज़ करते हैं। अभी हम बैच कल्चर की बात करते हैं। तो बैच कल्चर में क्या होता है कि जो सेल सस्पेंशन होता है उसे एक फिक्स्ड वॉल्यूम में हम लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं, वो आपका बैच कल्चर कहलाता है। कंटिन्यूस कल्चर क्या होता है? कंटिन्यूस कल्चर जो है, सस्पेंशन कल्चर जो होते हैं वो कंटिन्यूसली सप्लाइड, उनमें जो है सस्पेंशन कल्चर में हम कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं बाय फ्लो ऑफ फ्रेश मीडियम, ठीक है। हम बाय फ्लो हम क्या करते हैं, फ्रेश मीडियम में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम इज़ नॉर्मली कांस्टेंट। इसमें जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मली कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है, वो आपका कंटिन्यूस कल्चर कहलाता है। न्यूट्रिएंट मीडिया की अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली, आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड और लिक्विड दो तरीके के मीडियम होते हैं, और इस मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। साल्ट होता है आपका, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इनके अपने अपने एक फीचर्स होते हैं, अपने अपने इनके रोल होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। और फिर उसके बाद इसमें शुगर, विटामिन शुगर, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। विथ हम उसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ करते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनके भी रोल आपको पता होगा, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कितने तरीके के होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये अच्छे से आप जानते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में कौन से कंटेंट का, किस कंपोनेंट का कितना यूज़ करना है, ठीक है, उसके बारे में आगे देखते हैं हम। ऑक्सिन, तो अभी हमने बोला कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कितने तरीके के हो सकते हैं, वो 5-6 तरीके के होते हैं, बट यहाँ पर ऑक्सिन को समझना जरूरी है और साइटोकाइनिन को समझना जरूरी है। ऑक्सिन का रोल क्या होता है, ये सेल के इलोंगेशन के लिए या फिर एपिकल इलोंगेशन के लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए या रूट इनिशिएशन के लिए हम ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। ऑक्सिन में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जिसे NaA कहते हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड और 2,4-D, इनका हम जो है ऑक्सिन में यूज़ करते हैं। ये ऑक्सिन के एक टाइप हो सकते हैं। और साइटोकाइनिन जो होते हैं, साइटोकाइनिन के एग्जांपल्स है काइनेटिन और जिएटिन। साइटोकाइनिन का रोल क्या है, ये सेल डिवीज़न को बढ़ाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये है कि ऑक्सिन जो है आपके सेल के इलोंगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं अगर साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन जो है आपके सेल डिवीज़न के लिए इंपॉर्टेंट है।
वहीं सूट डिफ्रेंशिएशन के लिए भी हम साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं, और किसी भी डोमिनेंसी को हम एपिकल डोमिनेंसी को ब्रेक करने के लिए भी हम साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं, जैसे पोटैटो में हम यूज़ करते हैं उसकी डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट कुछ नहीं है, ये एक पीस ऑफ प्लांट का एक पीस होता है जिसे हम टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं, वही आपका एक्स प्लांट कहलाता है। ठीक है, सो एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने कल्चर के बारे में अभी पिछला पढ़ा था, एंथर या फिर एक्स प्लांट में जो एपिकल प्लांट हो सकते हैं, सॉरी एपिकल पार्ट हो सकते हैं, वो इनके एक्स प्लांट कहलाते हैं। कैलस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कैलस जो है एक मास ऑफ डिसऑर्गेनाइज क्या होता है, फॉर्म ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, सेल का जो फ्लो फिल्टरिंग करता है किसी एक न्यूट्रन मीडियम में, मतलब विस्तार करता है अपने आप को, वो आपका कैलस कहलाता है। सब कल्चर में क्या है, एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ अ पार्ट ऑफ कल्चर टू फ्रेश मीडियम। एसेप्टिक ट्रांसफ़र मतलब बिना किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एलिमिनेशन के हम क्या करते हैं, उसे एक फ्रेश मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, वो आपका कहलाता है सब कल्चर। तो फ्रेश मीडियम में हम कितने बार ट्रांसफ़र करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बार हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब एक सब कल्चर से लेकर के सेकेंड सब कल्चर जब हम करते हैं, तो उनके बीच में जो टाइम इंटरवल लगता है, उस टाइम इंटरवल को हम पासेज टाइम कह देते हैं। ठीक है, क्लोन क्या होता है, क्लोन जो होता है वो एक माइटोटिक डिवीज़न से बना कोई सिमिलर कॉपी, जिनका जो जेनेटिक बैकग्राउंड है, जेनेटिक आपका उनका जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, क्लोन कह देते हैं। तो क्लोन प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट में जो हम प्लांट पार्ट्स का या एक्स प्लांट का यूज़ करते हैं, वो हमारा एक क्लोन होता है। ठीक है, उससे हम सिमिलर टाइप के प्लांट तैयार करते हैं, जिनका जो जेनेटिकली वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्लोनल प्रोपगेशन मतलब हम वही क्लोनल के जो एसेक्सुअली प्रोपगेटेड प्लांट होते हैं, उनके क्लोन को हम तैयार करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, वो आपका कहलाता है क्लोनल प्रोपगेशन। ठीक है, अभी आपको माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में बताते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन एक मिनिएचर प्लांट, मतलब एक छोटे प्लांटिंग मटेरियल का हम तैयार करते हैं थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियो के थ्रू हम तैयार करते हैं, या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन थ्रू ग्रोथ हार्मोन्स या रीजनरेशन। ठीक है, अभी ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक मिनिएचर प्लांट तैयार करते हैं। और ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप रखती है, और सिमिलर टाइप का इनका अर्थ होता है, सिमिलर टाइप के इनके मीनिंग होते हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट टर्म आता है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी जो है ये क्या होता है कि किसी सेल की वो एबिलिटी होती है जिससे वो सेल डिवीजन करके एक होल प्लांट अराइज कर जाता है, वो इस एबिलिटी को हम टोटीपोटेंसी कह देते हैं। और टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट जो था वो सबसे पहले जो हैबल लैंड ने दिया था, जो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाते हैं। और उनसे पहले 1880 में सिलेडाइन एंड सवान ने सेल थ्योरी में भी टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से समझाया हूँ पिछले लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को भी देखिएगा। मेरिस्टेम की बात करते हैं, तो मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम वो प्लांट का पार्ट होता है जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बना होता है। ठीक है, एक्टिवली डिवाइडेड, वहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीज़न एकदम एक्टिव होता है, तो उस पार्ट का हम टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं। और ये मेरिस्टेम क्या हो सकते हैं, रूट, शूट, लीफ या फ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका यूज़ क्यों करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर का यूज़ हम वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरिस्टेम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और मेरिस्टेम मतलब ये जो एक्टिवली डिवाइडेड पार्ट होता है प्लांट का, उनके ग्रुप को हम मेरिस्टेमॉइड कह देते हैं। तो मेरिस्टेमॉइड और मेरिस्टेम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इम्ब्रॉइड जो है, जो इम्ब्रॉइड नॉन जायगोटिक इम्ब्रियोस होते हैं, उनके ग्रुप को हम इम्ब्रॉइड्स कह देते हैं, और इनका भी कल्चर हम करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिएगा मेरिस्टेम कल्चर कैसे होता है। मेरिस्टेम कल्चर में हम एपिकल पार्ट्स को लेते हैं प्लांट का, फिर उसे ग्रो करवाते हैं न्यूट्रन मीडिया में, फिर जो है इसे हम क्या करते हैं, बॉटलिंग करते हैं, स्टरलाइज बॉटलिंग करते हैं, और देन न्यूट्रन मीडिया बनाते हैं और उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर सब कल्चरिंग करते जाते हैं, लास्ट में जो हमारा जो प्लांट तैयार होता है वो हमारा एक वायरस फ्री प्लांट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वायरस फ्री प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इसके वायरस फ्री प्लांट तैयार करने के अपने अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स हम मेरिस्टेम कल्चर को जब कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे तब उस समय आपको समझ में आ जाएगा।
अभी हम देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑर्गन और जेनेसिस। ऑर्गन किसकी बात कर रहा है? प्लांट के ऑर्गन की बात कर रहा है। और जेनेसिस का मतलब उनका फॉर्मेशन होना, उनका बनना, उनका ग्रो करना, वो कहलाता है आपका जेनेसिस। तो सिंपल है, ऑर्गन का हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं या उनको जनरेट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। ऑर्गन क्या हो सकते हैं? सूट टिप हो सकते हैं, लीफ हो सकता है, ओके ये सारे ऑर्गन हो सकते हैं। वही रीजनरेशन मतलब अ टिश्यू कल्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन। किसी भी न्यू ऑर्गन को डेवलप करने के लिए हम किसी प्लांट पार्ट का यूज़ करते हैं और एक प्लांटलेट बनाते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका रीजनरेशन। वहीं इम्ब्रियोजेनेसिस, ये भी दो वर्ड से मिला है, इम्ब्रियो और जेनेसिस। इम्ब्रियो को हम क्या कर रहे हैं? उसे ग्रो करवा रहे हैं, उसे इनिशिएट करवा रहे हैं किसी प्लांटलेट में, वो आपका इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ओके, अब इम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है क्लोजली रिसेंबल टू द नॉर्मल इम्ब्रियो डेवलपमेंट फॉर फर्टिलाइज एग एंड ओव्यूम। ये किससे रिसेंबल होता है? फर्टिलाइज एग और ओव्यूम से रिसेंबल होता है। ठीक है, अब ये दो टर्म के बारे में देखते हैं, इन विवो और इन विट्रो। ये दोनों ही जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, इन विवो और इन विट्रो। तो सबसे पहले हम इन विवो को बात करते हैं। इन विवो क्या होता है कि जब हम फील्ड कंडीशन में किसी प्लांटलेट को ग्रो करते हैं या किसी सीड को ग्रो करवाते हैं, उनमें जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट होती है, तो ऐसे कंडीशन को इन विवो कंडीशन कह देते हैं। और इन विट्रो कंडीशन जो है ये एक लेबोरेटरी कंडीशन होता है। लेबोरेटरी कंडीशन का मतलब एसेप्टिक कंडीशन होता है, जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं हम। और इसे हम ऑल्सो इन विट्रो कल्चर को एक लिविंग टेस्ट ट्यूब कल्चर कहते हैं या इसे ग्लास कल्चर कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। बट इन विट्रो कल्चर जो है एक बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ होने वाला टर्म है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की तो हम इन विट्रो कल्चर की ही बात करेंगे। इन विवो कंडीशन जो होता है जब हार्डनिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है वो आगे हम देखेंगे डिटेल से। अभी हम देखते हैं एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन हम डीएनए के वे से बात कर रहे हैं। तो डीएनए का जब हम बहुत सारे सेगमेंट बनाते हैं, बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कह देते हैं। सो क्रिएशन ऑफ मेनी कॉपी ऑफ सेगमेंट डीएनए बाय पीसीआर। हम किसके थ्रू करते हैं? पीसीआर के थ्रू। व्हाट इज द पीसीआर? पीसीआर दैट मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करके डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं। जो हमारा आइसोलेटेड डीएनए होता है, जिस भी पर्पज़ से हमने डीएनए को आइसोलेट किया है, तो उसे क्वांटिफाई करना ज़रूरी होता है। तो क्वांटिफाई करने के लिए हम जो है एम्पलीफिकेशन करते हैं उसे बाय पीसीआर। ओके, अब हम पीसीआर के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे एक कंप्लीट लेक्चर में। पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसे एसेप्टिक कंडीशन में या टिश्यू कल्चर में उनके प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। अभी ये पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम जब करते हैं तो ये सेक्सुअल मेथड होता है। तो सेक्सुअल मेथड से हम जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो कभी कभी हमारे लिए डिफ़िकल्टीज आती है या फिर कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी प्लांट में, तो हम उसमें नॉन सेक्सुअल मेथड से हम क्या कर देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। ये आपका कहलाता है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और इसमें भी हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है। ओके, इसलिए हम पैरासेक्सुअल का यूज़ करते हैं। अभी हम प्रोटोप्लास्ट की बात किए तो प्रोटोप्लास्ट में हम क्या है, वो सेल वॉल जो होता है उनको स्ट्रिप्ड करते हैं, है ना। और जो सेल का शेप होता है उसे प्रोटोप्लास्ट आप कह सकते हो, उसमें सेल वॉल जो है इंक्लूड होता है। वहीं साइटोप्लास्ट जो है ये भी सिमिलर वर्ड है, इसमें न्यूक्लियस इनकैप्सुलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है। हेट्रोकैरियोन्स का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट और कैरियोन्स का मतलब उनके जेनेटिक मेकअप से है, या फिर न्यूक्लियाई को आप बोल सकते हो। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो हेट्रोकैरियोन्स का मतलब उनके जो न्यूक्लियस है उनमें डिफरेंशिएशन पाया जाता है। दैट मीन्स उनके जो जेनेटिक मेकअप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अनलाइक होते हैं। होमोकैरियंस में उनके जेनेटिक मेकअप जो है सिमिलर होते हैं। ओके, तो बस इनमें यही अंतर है, हेट्रोकैरियोन और होमोकैरियोन। कैरियोन का मतलब आपको समझना है ये न्यूक्लियस से बना हुआ है, और होमो का मतलब जेनेटिक मेकअप सेम है और हेट्रो का मतलब जेनेटिक मेकअप उनका डिफरेंट है। साइनोकैरियोन्स क्या है? हाइब्रिड सेल प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इन हेट्रोकैरियोन।
तो हेट्रोकैरियोन से हम जब कोई हाइब्रिड बनाते हैं फ्यूज़ करके, तो वो आपका साइनोकैरियोन कहलाता है। हेट्रोप्लास्ट जो है सेल कंटेनिंग फॉरेन ऑर्गेनेल्स, सेल में जब फॉरेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपका हेट्रोप्लास्ट कहलाता है। अब फाइनल हमारा जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है और इसी के इंक्लूड होता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें हम रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या तैयार करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करते हैं। अब एक ये जो है एक सीक्वेंसिंग प्रोसेस होता है। जैसे हम क्या कहिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कोई ऑब्जेक्टिव लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो किसी प्लांट में हम अगर कोई फॉरेन जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। अब ये कैसे होता है, इनका प्रोसेस क्या होता है, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको ये समझना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम जो है प्लांट के जेनेटिक आर्किटेक्चर को चेंज करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं अपने अनुसार से, चाहे उसमें डिजीज रेजिस्टेंट जीन डालना हो या फिर हम उसे किसी भी तरीके से क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोई जीन को ट्रांसफ़र करते हैं बाय टिश्यू कल्चर, है ना, बाय रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड लेवल का सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, तो उन सब प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कम्प्लीटली देखेंगे। सो गाइज आज के इस लेक्चर में इतना ही था। आपको समझ में आया होगा प्लांट टिश्यू कल्चर के जितने भी टर्मिनोलॉजी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको काफ़ी आसानी से समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिएगा और इसी तरीके के प्लांट साइंस या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके के मैं वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ और आप अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आपके कमेंट का आंसर भी उसी वीडियो में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के जितने भी प्रोसीजर हैं, जितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।